Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Important History Question, Part 40. And these questions are based on Old NCERT Class 7, Chapter 9, The Decline of the Mughal Empire. First question says that consider the following statement. The English had factories at Masuliputam, Surat, Fort St. George and Fort William. इंग्लिश की यहाँ पे फैक्ट्रीज थी. साथ ही साथ जो ये जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है और जो फोर्ट विलियम है ये आगे चल के मद्रास एंड कैलकाटा बना. तो यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज अ 3. बोथ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द इंग्लिश हैड फॉर्म यूनाइटेड कंपनीज ऑफ मर्केंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेड ऑफ द ईस्ट इंडीज इन 1600. इन 1703 of the English company was divided into two. तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यूनाइटेड की बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में जो आए थे तो ये कंपनी यूनाइटेड नहीं थी. फिर 1703 में ये कंपनी को यूनाइट किया गया था और उसके बाद इसका नाम रखा गया था कि कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लिश ट्रेड द ईस्ट इंडीज. ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नाइदर व और नॉट बी. कोई भी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं गई है. तो 1600 में ट्रेडिंग कंपनी और 1703 में यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज हुई थी और मींस कंबाइन हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन 3. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया. फ्रेंच सेटलमेंट के बारे में आपको बताना है. फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट द फ्रेंच सेटलमेंट एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स इन पौंडीचेरी में उन्होंने एस्टैब्लिश किया था. और ये जो पौंडीचेरी में एस्टैब्लिश किया था ये एग्जैक्टली सेम प्लेस था जहां पे फर्स्ट सेंचुरी एडी में वहां पे एंशियंट रोम ट्रेडिंग स्टेशन था दैट इज द अरिकामेडो. अब ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और ये सारी एनसीईआरटी से ही बेस्ड है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप देखो कि यहाँ पे एंशियंट रोम से ट्रेस को लिंक किया गया है और फ्रेंच सेटलमेंट को कह रहे हैं फर्स्ट पौंडीचेरी में. ऑल्दो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज अ 3. बोथ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. ये कौन कौन सा जो फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के. आफ्टर औरंगजेब वीक लाइन ऑफ सक्सेशन. ठीक है, उसके बाद जो लेटर मुगल्स आए थे they are incapable, inadequate, inefficient, which lead to the decline of Mughal Empire. One reason. And no law of primogeniture, because primogeniture में क्या होता था कि अगर सर कोई फादर है उनके डेथ के बाद जो एल्डेस्ट सन होगा, जो सबसे बड़ा सन होगा, उनको ऑटोमेटिकली जो थ्रोन है वो मिल जाएगी. लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता था और इसके चक्कर में जैसे ही फादर की डेथ होती थी वैसे ही जितने भी सन्स होते थे आपस में फाइट करने लगते थे इन ऑर्डर टू बेसिकली उनको चाहिए होती थी थ्रोन. ओके, तो ये रीजन था कि यहाँ पे हमको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन देखने को मिलती है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दैट इज दी 3. Both the given statements are correct. Now, fifth question. Consider following statement about the decline of Mughal Empire. फिर से आपको देखना है. When the emperors became weak, the provincial governors became stronger. बिल्कुल हमने देखा था कि जैसे ही सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो वीक होती है वैसे ये जो इंडिविजुअलिटी अगर हम कहें और ये जो दूर से प्रिंसिपैलिटीज जो अपॉइंट की जाती हैं गवर्न करने के लिए रीजन को, ये अपनी पावर को बढ़ा देती है. और by 18th century Mughal Empire possessed neither enough money not enough jaki to assign to the various officials. ओके, तो एक टाइम था जैसे टेरिटरीज एक्सटेंड करती जा रही थी वैसे ज्यादा ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया था. लेकिन उसके बाद जब डिक्लाइन होता है टेरिटरीज कम होती जाती हैं तो जागीर्स भी इतनी नहीं हो पाती कि उनकी सैलरी को दी जाए. तो यहाँ पे भी करेक्ट आंसर 3. बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. असर्शन कह रहा है औरंगजेब कैंपेन इन द डेक्कन एक बिग ड्रेन था मुगल इनकम पे. जो मराठास और सिख थे कीप थ्रेटनिंग दी मुगल गवर्नमेंट. तो यहां पे बोथ हो जाएगा. बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट. ओके, अगर यहां पे देखें तो जो मुगल थे वो लार्ज पार्ट ऑफ जो था एक उनका रेवेन्यू सोर्स वो चला जाता था आर्मी में. बिकॉज काफी ज्यादा रिवॉल्ट होते थे उनको कर्व करने में चला जाता था. सो द आर्मी वाज केप्ट बिजी इन ट्राइंग टू कंट्रोल दोज एरियाज एंड इन ऑर्डर टू पे आर्मी फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते थे. 7. कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. यहाँ पे
द नंबर ऑफ मनसबदार्स was now more than 3 times that were under अकबर, कि अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था ये मनसबदारी सिस्टम। और मनसबदारी सिस्टम अकबर के टाइम में अगर मैं कहूं कि 10 थे, और एट द एंड ऑफ द टाइम औरंगजेब के टाइम पे ये 30 हो गए थे, या फिर लेटर मुगल्स के टाइम पे ये 30 हो गए थे। तो इस टाइम से इंक्रीज देखने को मिलता है हमको। साथ ही साथ मनसबदार्स इस टाइम पे नो लॉन्गर ऑनेस्ट थे अबाउट द रेवेन्यू विच दे कलेक्टेड। तो जो अकबर थे उन्होंने ये जो बनाई थी इंस्टीट्यूशन मनसबदारी की, तो उन्होंने कहा था कि जो ऑफिशियल्स है वो काफी ज्यादा ऑनेस्ट होने चाहिए, और इसीलिए उन्होंने ये भी एडवोकेट किया था कि इनको टाइम टू टाइम ट्रांसफर करना चाहिए वन प्लेस टू अनदर, ताकि वो वहां पे रह के अपनी पावर को बढ़ा ना ले। ओके, और ये जो पोजीशन थी आपकी स्ट्रेंथन करके ये सेंट्रल अथॉरिटी को ही चैलेंज ना कर दे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बोथ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन असर्शन, द मनसबदारी सिस्टम हैड चेंज इन मैनी वेज। रीजन था बाय 18th century officers were often not transferred and many of them began to behave like little local rulers। तो मनसबदारी जो सिस्टम था, जो ओरिजिनल उसका जहां से स्टार्ट हुआ था और जो जो एलिमेंट्स थे वो काफी चेंज हो गए थे 18th century आते आते। अब जो मनसबदार थे वो ये एक तरीके से हेरिडिटरी हो गए थे। अर्लियर ये जो नेचर था हेरिडिटरी नहीं था, अर्लियर उनको ट्रांसफर किया जाता था सो दैट वो ज्यादा से ज्यादा पावर को अचीव ना कर लें एक जगह रह के, लेकिन अब उनको ट्रांसफर भी नहीं किया जाता था। तो इसलिए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट 9, following statement about the Mughal Empire in the 18th century। So Mughal army was not backward in its technology। अगर हम कंपेयर करें विद दी अदर इकोनॉमी से तो उस टाइम पे कह रहे हैं वो। साथ ही साथ जो मुगल एम्पायर थे kept up their interest in the latest model of military technology which were being developed in the other parts of the world। कि जो मुगल थे अपने आप को अपडेट रखने के लिए उन्होंने उस टाइम पे वर्ल्ड में जो अपग्रेडेशन हो रहा था मिलिट्री का गन्स में, उनको भी बेसिकली अपना उसको एक्सेप्ट किया और अपनी जो चीजें थी उसको चेंज करी और या फिर अपने आप को अपडेट किया। यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट आंसर। जब हमने डिस्कस याद होगा आपको एनसीईआरटी में डिटेल में डिस्कस किया था कि जब डिक्लाइन हुआ था मुगल आर्मी का, यही रीजन था कि मुगल आर्मी का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डिक्लाइन का कि उन्होंने क्या किया, वो काफी ज्यादा बैकवर्ड थे इन कंट्रास्ट टू दी अदर आर्मीज। बिकॉज इवन अकबर से ही अकबर ने काफी ज्यादा रिफॉर्म्स लिए थे, हर एक फील्ड में काम किया था, चाहे वो म्यूजिक हो चाहे वो पेंटिंग हो। ओके, लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखें तो नेचुरल साइंस पे उन्होंने एम्फेसाइज नहीं किया था। अब यही रीजन था कि वो लोग अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड नहीं कर पाए इन कंपैरिजन टू दी अदर, और उनकी जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी वो भी आउटडेटेड हो गई थी। ओके, सो नॉट एम्फेसाइज ऑन मिलिट्री टेक्नोलॉजी दैट डेवलप्स उस टाइम पे ऑल ओवर वर्ल्ड का हो रही थी एट दैट टाइम पे, और एम्फेसाइज नहीं किया था नेचुरल साइंस को बेसिकली, जो कि एक एसेंस था रेनेसा का। अगर हम कंपेयर करें यूरोपियन कंट्रीज ने, तो यूरोपियन कंट्रीज ने अपने आप को काफी अपग्रेड कर लिया था, और जो नेवीज थी, न्यू शिप्स थे, मीन शिप्स में भी खूब अच्छी गन्स, ठीक है, लेकिन मुगल्स जो थे वो कभी भी एम्फेसाइज नहीं कर पाए इसको, और यही रीजन था उनका एक डिक्लाइन का। सॉरी, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा दैट इज 3, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। 10th, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मुगल एम्पायर 18th century। एट द टाइम जो मुगल एम्पायर था content to employ foreign officer to man their artillery instead of training Indians to do the jobs। Mughal Empire did not pay much attention to sea power, not, ये आप जाएगा आपका sea power। ओके, तो यहाँ पे भी जो है कह रहे हैं कि एट द टाइम जो मुगल एम्पायर थे कंटेंट टू एम्प्लॉय फॉरेन ऑफिसर, एक डेडिकेटली ऑफिसर को अपॉइंट करते थे कि जो आर्टिलरी देखेगा इंस्टेंट इंडियन सोल्जर्स को ट्राई करने के लिए और बेसिकली उनको जॉब देने के लिए। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, और बी ज्यादा पे टेंशन नहीं करते थे सी पावर को। ओके, तो ये भी सही है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 11, consider following statement about the decline of Mughal Empire। Mughal India showed little awareness to the discoveries with the new sciences Europe and revealing to the Europeans। Mughal aristocracy and wealthy traders in the 18th century seemed so contented with its prosperity and luxury that they were not interested in the advancement of knowledge। साथ ही साथ जो मुगल एरिस्टोक्रेसी थी, जो एक तरीके से हमने देखा कि जो नोबल्स थे, ठीक है ना, जो प्रोविंशियल कोर्ट्स थी, वहां पे भी हमको कल्चर देखने को मिलता है। तो जैसा मुगल करेंगे वैसे वो लोग कॉपी करेंगे, तो मुगल ने भी एम्फेसाइज नहीं किया था और इस तरीके के प्रोविंशियल कोर्ट्स ने भी एम्फेसाइज नहीं किया, तो वहां पे भी हमको साइंस का जो एलिमेंट था वो हमको नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी करेक्ट आंसर 3, बोथ ए एंड बी। Assertion, luxurious living and other aspects of the Mughal in India which consume much of the income from the land and the trade। Such luxurious living also brought with it social and moral decay in the 18th century। ठीक है, लग्जरी में काफी रहना उनको पसंद था, ठीक है, घंटों घंटों तक वो लोग म्यूजिक सुनते रहते थे,
अलग अलग चीजें करते रहते जिसमें काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर खत्म होता था, लेकिन कभी भी बेसिकली अगर हम कहें कि उन्होंने एडवांसमेंट के लिए काम नहीं किया और यही रीजन था डिक्लाइन, वो रोक भी नहीं पाए। तो बोथ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, sorry, both the assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of A. The last question, assertion, the Mughal Empire declined but the culture, the way of life which was part of splendor did not decline. अब make sure यहाँ पे just काफी important एक स्टेटमेंट है जो कि हमने डिस्कस किया एनसीईआरटी में कि मुगल एम्पायर तो डिक्लाइन हो गया बट जो कल्चर था उनका, वे ऑफ लाइफ का जिस तरीके से रहते थे, जो एक पार्ट था स्प्लेंडर का, डिड नॉट डिक्लाइन. It moved from Delhi and was taken up in the small kingdoms and provincial kingdoms which emerged in the 18th century. अब यहाँ पे आप अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को और मेजॉरिटी मुझे पता है कि आप लोग सही कर लोगे बिकॉज आप लोग ने इतना पढ़ा लिखा है, लेकिन इस तरीके जो क्वेश्चन होते हैं ना, आप मीन्स आपको देखते ही लगेगा यार ये तो गलत है कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया, कैसे हो जाएगा, उसका जो कल्चर है, वे ऑफ लाइफ है, वो पार्ट हो जाएगा और स्प्लेंडर हो जाएगा, डिड नॉट डिक्लाइन कैसे हो जाएगा, मुगल एम्पायर के साथ उसको भी डिक्लाइन होना चाहिए. और रीजन क्या दे रहे हैं कि यहाँ से जो दिल्ली से था वो अब चला गया था स्मॉल किंगडम्स में एंड द प्रोविंशियल किंगडम्स में, जो कि एमर्ज हुए थे 18th सेंचुरी. दैट बोथ आर करेक्ट, assertion and reasoning are correct and reasoning is the correct explanations of A. reasoning is the correct explanation of A. तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स आती हैं रियल एग्जामिनेशन में तो वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है. तो जहां से भी इस तरीके की स्टेटमेंट्स मिले, ट्राई टू मेमोराइज कि कौन सा एक्सेप्शनल एलिमेंट है. ओके, सो विद दिस बी कंप्लीटेड. हमने जितने भी एनसीईआरटी के बेसिस पे क्वेश्चन बन सकते थे उसको बन के सॉल्व कर लिया और बाकी हम जो ऑलरेडी लेक्चर्स हो चुके हैं उनके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे. So if you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day and stay safe.